जैसे जैसे 2024 के इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं, तो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां, तमाम जो संगठनों का समर्थन जुटाने में जुटी हुई हैं। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट चौधरी विकास पटेल जी हैं। उनसे जानेंगे कि 2024 में ओबीसी की क्या अहम भूमिका रहने वाली है इलेक्शन में। पहले तो स्वागत करते हैं सर आपका। धन्यवाद। और 2024 के इलेक्शन को आप कैसे देख रहे हैं और ओबीसी क्या मीज के मांगे कर रहा है इस पर? देश में ओबीसी की संख्या 52% है मंडल कमीशन के अनुसार जी। और अभी जो बिहार में जनगणना हुई तो उसके मुताबिक 63% से ज़्यादा है, 63% के आसपास है। तो इतनी बड़ी जो जनसंख्या है और पिछले 2 कार्यकाल नरेंद्र मोदी को हो गए, तो 2 कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने पिछड़े वर्ग के हित के लिए कोई काम नहीं किया। वो कहते हैं हम ओबीसी हैं, पार्लियामेंट में अमित शाह ने भी कहा कि प्रधानमंत्री ही ओबीसी हैं, मगर लंबे समय से देश में जाति आधारित जनगणना की मांग चल रही है, तो जाति आधारित जनगणना की मांग को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, उसको करने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार से बिहार में गणना की गई, सर्वे किया गया और उसकी रिपोर्ट भी पब्लिश की गई और रिजर्वेशन का दायरा भी बढ़ाया गया और 50% से ज़्यादा जो रिजर्वेशन का दायरा है उसको बढ़ा दिया गया, तो देश भर में ओबीसी के लोग इस बात की मांग कर रहे हैं कि देश में जाति आधारित जनगणना होनी चाहिए और जिसकी जितनी संख्या है उसको उतना प्रतिनिधित्व सभी क्षेत्रों में सुनिश्चित किया जाना चाहिए। मगर इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट तैयार नहीं है और इसलिए ये जो मुद्दा है ये बहुत अहम मुद्दा है। इसलिए इस मुद्दे की लड़ाई को मजबूत करने के लिए ओबीसी को 2024 के इलेक्शन में भी ध्यान देने की ज़रूरत है और ऐसे लोगों को नकारने की ज़रूरत है कि जो ओबीसी के हक अधिकार की बात नहीं करते हैं और केवल उनका वोट लेना चाहते हैं, ऐसे लोगों को नकारने की ज़रूरत है। और जिस तरह से गठबंधन बन रहा है, इंडिया गठबंधन बना है, वो भी ओबीसी की हमायत कर रहा है। और बीजेपी पार्टी, जैसे नरेंद्र मोदी का आपने नाम लिया, तो वो अपने आप को बहुत बड़ा हमायती मानते हैं। तो क्या आपको अपेक्षा है कि जो इंडिया गठबंधन बन रहा है, तमाम उनमें ओबीसी की पार्टियां भी हैं और तमाम कम्युनिटी की पार्टियां हैं, तो उसको कैसे आप देख रहे हैं? ओबीसी का जो अभी गिनती का मामला है या ओबीसी से संबंधित समस्याओं का मामला है, तो जो मुख्य अपोजिशन की पार्टी है कांग्रेस, वो भी लंबे समय तक सत्ता में रही और उसने भी ओबीसी के हक अधिकार का लगातार लगभग मुद्दों का विरोध किया और वो भी चाहते तो जाति जनगणना कर सकते थे। 2011 में यह मुद्दा उठा था, पार्लियामेंट भी बंद हुई थी, फिर भी उन्होंने नहीं किया। हाल के दौर में जब एक लंबे समय से भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा इस मुद्दे को समाज में स्थापित कर दिया गया है, तो ऐसा कांग्रेस के लोगों को लग रहा है कि हमको इस पर बोलना चाहिए। तो राहुल गांधी कभी कभी बोलते हैं इलेक्शन में, केवल इलेक्शन में बोलते हैं कभी कभी, तो इससे यह लगता है कि वो भी फायदा उठाने की ही कोशिश में हैं। और जब उनको मौका था तो उन्होंने ओबीसी के हित में काम करने का काम नहीं किया, तो इसलिए ओबीसी को सतर्क रहते हुए देखना चाहिए चीज़ों को और अपने आंदोलन को मजबूत करने पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि जब हमारा आंदोलन मजबूत होगा तो उसके दबाव में हम दबाव बना करके ही हम अपने हक अधिकार को ले सकते हैं। नहीं तो जो ब्राह्मणवादी पार्टियां हैं, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, वो हमारे मुद्दों को हमारे हक अधिकार के ऊपर वो काम करने वाली नहीं। जिस तरह आप आरक्षण का, ओबीसी की गिनती का कह रहे हैं कि इसको आप सबसे बड़ा मुद्दा जो है समाज में, जो ओबीसी में क्यों बनाना चाहते हैं, उससे क्या जो ओबीसी वर्ग का है, क्या जो बेनिफिट होगा? नहीं, स्वाभाविक बात है, अगर गिनती होगी तो एक तो किसकी कितनी संख्या है ये डाटा सामने आएगा, दूसरा ये भी डाटा सामने आएगा कि किसका कितना प्रतिनिधित्व है शासन में, प्रशासन में, जमीन में, रोजगार में, बिजनेस में, कल कारखाने, उद्योग धंधे में, क्लास 1 की नौकरी में, क्लास 2 की नौकरी में और सभी प्रकार की नौकरियों में, मतलब हर जगह क्या स्थिति है। जो सोशल जस्टिस की बार बार बात होती है, तो क्या स्थिति है, क्या सभी वर्गों के साथ में न्याय हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो ये जाति आधारित जनगणना से ये मुद्दा सामने आ जाएगा। और जो बार बार रिजर्वेशन को लेकर देश में बवाल होता है, लड़ाई होती है, ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। क्योंकि जब सबके आंकड़े आ जाएंगे तो उस आंकड़े के मुताबिक सबको उनकी संख्या के अनुपात में
प्रतिनिधित्व तो हर क्षेत्र में मिल जाएगा, तो सब लोग मिल करके देश का विकास करेंगे और ये लड़ाई पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो इसलिए ये बहुत केवल ओबीसी के हित का ही मुद्दा नहीं है, ये देश हित का मुद्दा है। क्योंकि देश में क्या है, अभी रिजर्वेशन को लेकर कितने बवाल हो रहे हैं, कभी जाट लड़ते हैं, कभी गुजर लड़ते हैं, कभी मराठा लड़ते हैं, कभी गुजरात के पटेल लड़ते हैं। शेड्यूल कास्ट ओबीसी की तमाम जातियां एक दूसरे में आने जाने के लिए कि हमको एससी में डाला जाए, किसी को एसटी में डाला जाए, इसके लिए लगातार देश भर में बवाल होते रहते, आंदोलन होते रहते। अगर एक बार इसको सॉल्व कर दिया जाए कि सबकी गिनती कर लिया जाए और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का जो फार्मूला है वो फार्मूला सुनिश्चित कर दिया जाए, तो देश में जो एक आरक्षण के नाम पर लड़ाई है ये बंद हो जाएगी और सभी लोग मिलजुल करके देश के विकास के लिए काम करेंगे और देश का विकास होगा। तो देश के विकास के लिए भी ये बात जरूरी है कि जाति आधारित जनगणना हो और सबको संख्या के अनुपात में भागीदारी सुनिश्चित किया जाए। और जाति जब हमारे देश की सच्चाई है तो इससे इनकार तो नहीं किया जा सकता। मान लो किसी को कैंसर हो गया तो अगर वो एक उससे इनकार करता रहा, उसका इलाज नहीं करेगा तो बढ़ जाएगा, जानलेवा हो जाएगा, एक दिन उसकी जान ले लेगा। उसी प्रकार से जाति हमारे देश की सच्चाई है, तो इसको हम छुपा नहीं सकते बल्कि इसका इलाज करना। इसका इलाज क्या है? अगर सभी लोगों को इस बात के लिए संतुष्टि मिल जाए कि उनका जो हक अधिकार है वो सुरक्षित है, वो उनको मिल रहा है, तो ये एक दूसरे के प्रति अविश्वास खत्म हो जाएगा और सभी लोग मिलकर के देश के हित के लिए काम करेंगे। इससे देश का विकास होगा। 2024 में आप किस तरह से मीज के दबाव बनाएंगे, जिस तरह से आपकी जो डिमांडें हैं वो अपने मैनिफेस्टो में पार्टियां लेकर आए? अभी हम लोग इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन आने वाले समय में, संभवतः अगले महीने में, जाति जनगणना को लेकर एक बड़ा आंदोलन दिल्ली में घोषित करने के बारे में विचार कर रहे हैं कि देश में इसको लेकर के एक बड़ा आंदोलन, राष्ट्रव्यापी आंदोलन चलाया जाए ताकि जो ओबीसी के हक अधिकार के मुद्दे हैं वो आरएसएस बीजेपी के लोग मंदिर आंदोलन के नाम पर उसको दबाने का काम कर रहे हैं। जैसे 90-92 में मंदिर आंदोलन को लेकर के जो मंडल कमीशन की लड़ाई थी उसको दबाया गया था, उसी प्रकार से अभी 22 में 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन कर करके वो फिर ओबीसी के लिए कुछ नहीं किया, एससी एसटी के लिए कुछ नहीं किया, मगर सबका वोट हिंदू के नाम पर समेटना चाहते हैं, लेना चाहते हैं। और जो ओबीसी की जाति जनगणना की लड़ाई इतना ज़्यादा मजबूत हुई है उसको दबाने का षड्यंत्र हो रहा है। तो इसलिए इसके खिलाफ में अभी जनगणना को लेकर हम लोग राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा की तरफ से बड़े आंदोलन का ऐलान करेंगे। आपने राम मंदिर के उद्घाटन की बात की, आपका आंदोलन भी है जिस दिन उद्घाटन होना है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ब्लैक डे मनाने की आपने घोषणा की है। क्या ओबीसी मीन के खुश नहीं है मंदिर से? क्यों? क्योंकि बहुत से कहते हैं कि जो हिंदू हैं ओबीसी। देखिए क्या है, राम कबीर के भी हैं, राम रविदास के भी हैं, राम बोधिसत्व भी हैं जो दशरथ जातक में है। तो ओबीसी जिस राम को मानता है वो दशरथ जातक वाला राम है, लेकिन उसके ऊपर उस राम को थोप दिया गया जिस राम ने शंभूक की हत्या किया, जो कि ओबीसी थे। तो शंभूक ओबीसी की हत्या करने वाले राम को थोप दिया, जो वाल्मीकि रामायण में एक अध्याय है। तो और उससे भी बड़ी बात अब ये हो गई कि अब ये जो राम की बात कर रहे हैं ये राम बीजेपी के राम हो गए। ये दूसरे का राम नहीं बनाना चाहते, ये बीजेपी का राम बनाना चाहते कि ये हमारे ही राम है और हमको वोट दो सब लोग, राम के नाम पर वोट दो हमको सब लोग। तो सवाल ये है, सवाल राम का नहीं है, सवाल 2024 में बीजेपी किस प्रकार से मूर्ख बना रही है लोगों को वोट लेने के लिए। मतलब आप देखो, किसानों की समस्या का कोई समाधान नहीं, नौजवान बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको सलाह दी जा रही पकौड़ा तलो, महिलाओं के ऊपर प्रतिदिन अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, मजदूरों के खिलाफ कानून आ गए, ड्राइवरों के खिलाफ कानून आ गए, ओबीसी को उनकी हिस्सेदारी गिनती तक नहीं हो रही है, शेड्यूल कास्ट के ऊपर प्रतिदिन अन्याय अत्याचार हो रहा है, राष्ट्रपति तक को अपमानित होना पड़ रहा है। ये सब कुछ हो रहा है, मगर ये सब कुछ पर पर्दा डाल करके कि हम राम को लेकर आए, तो इसका मतलब राम जो है इसके पहले नहीं थे, बीजेपी वाले लेकर आ गए। तो ये जो लोगों को मूर्ख बनाने का कार्यक्रम चल रहा है, तो इस मूर्ख बनाने के कार्यक्रम से हम लोगों को ऐतराज है। ओबीसी तो ये जो ऐतराज है कि ये बीजेपी वाले हमारे हक अधिकार को बलि दे रहे हैं, हमारे हक अधिकार की बलि चढ़ा करके सत्ता में जाना चाहते हैं राम मंदिर के नाम।
तो वो जो दिन है वो हम लोगों के लिए ब्लैक डे है, उसका एक कारण ये। दूसरा महत्वपूर्ण कारण ये है कि जब वहाँ समतलीकरण हो रहा था तो उस समय बुद्धिस्टों के अवशेष निकले। देखो, या तो 15 अगस्त 1947 को जिस जमीन पर जो था, या तो आप उसको मान लो, जहाँ मस्जिद था, जहाँ मंदिर था, जहाँ गुरुद्वारा था, जहाँ जैन मंदिर था, जहाँ बौद्ध विहार था, वो मान लो। अगर आप उसको नहीं मान रहे हो और आप ये कह रहे हो जमीन के नीचे ये है, जमीन के नीचे वो है, तो एक्चुअल में फिर जमीन के नीचे जिनका है उनको फिर देना पड़ेगा। अगर जमीन के नीचे बुद्धिस्टों के अवशेष निकले, समतलीकरण में ऐसी खबरें आई कि जमीन के नीचे जब समतलीकरण के दौरान बुद्धिस्टों के अवशेष, सम्राट अशोक और तथागत बुद्ध के अवशेष निकले, तो अगर ये अवशेष राजा प्रसेनजीत के अवशेष निकले, अगर ये अवशेष निकल रहे हैं, बुद्धिस्टों के अवशेष निकल रहे हैं, तो फिर उसको जिनके अवशेष निकल रहे हैं उनको सौंपना चाहिए। तो उनको तो नहीं सौंप रहे हो, तो फिर ये जमीन के नीचे की बात क्यों कर रहे हो? तो इसलिए ये जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसमें एक मुद्दा ये भी है कि ये जो विरासत है देश में, जो तमाम मूल्यवासी वर्ग के लोग हैं और पिछड़े वर्ग के लोग हैं खास तौर से, उसको भी देश भर में दबाने का काम किया जा रहा है। तो इसलिए भी हम लोग इसके विरोध में हैं। क्या आपको लगता है कि ओबीसी, जिसको समाज में बहुत बड़ी गिनती है और एक गेम चेंजर के रूप में देखा जाता है इलेक्शनों में, क्या सरकारें उनको नकारने का काम कर रही हैं? सरकारें नकारने का काम तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि सरकारें ये चाह रही हैं कि सरकार में खास तौर से अभी तो देश भर में आरएसएस बीजेपी की ही सरकार है ज़्यादातर जगह, तो उनका मकसद ये है कि हमको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम धार्मिक इशू खड़े कर लेते हैं तो धार्मिक इशू के आधार पर हम लोगों को मोबिलाइज कर सकते हैं और बचा कुचा काम ईवीएम से कर लेंगे। धार्मिक इशू के आधार पर एटमॉस्फेयर तैयार करेंगे और फिर बचा खुचा काम ईवीएम से करके हम लोग फिर से सत्ता में आ सकते हैं। ये उन लोगों की सोच है। अभी एक बाबा रामदेव है, उनका एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने कहा कि मैं ब्राह्मण हूँ, ओबीसी नहीं हूँ, लोग मुझे ओबीसी कहते हैं कि ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराएं। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, बाबा रामदेव ने पूरे वीडियो में ये बताया कि मैं ब्राह्मण भी हूँ, मैं क्षत्रिय भी हूँ, मैं वैश्य भी हूँ और मैं शूद्र भी हूँ। फिर उन्होंने ये भी बताया कि ये सर जो है ये ब्राह्मण है, ये भुजा जो है ये क्षत्रिय है, ये पेट जो है वैश्य है और पैर शूद्र है। ये थ्योरी इसलिए निकाली गई कि जब लोगों को वर्ण व्यवस्था समझ में आने लगी कि देश में ब्राह्मणों के द्वारा खुद को ऊपर रखा गया सिस्टम बनाकर बाकी सबको नीचे रखा गया, जब ये वर्ण सिस्टम समझ में आने लगा तो लोगों को मूर्ख बनाने के लिए आरएसएस के ब्राह्मणों द्वारा और तमाम ब्राह्मणों द्वारा ये थ्योरी निकाली गई कि नहीं, तुम्हारे अंदर ही सब है। लेकिन क्या प्रैक्टिकल में ऐसा है? प्रैक्टिकल में क्या सबको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एक ही माना जाता है? जो ब्राह्मण उसको माना जाता है जो ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, क्षत्रिय उसको माना जाता है जो क्षत्रिय के घर में पैदा हुआ, वैश्य उसको माना जाता है जो वैश्य के घर में पैदा हुआ, शूद्र उसको माना जाता है जो शूद्र के घर में पैदा हुआ। प्रैक्टिकल में और जो वो बोल रहे हैं दोनों में अंतर है। और जो लिखा गया है वो भी क्या लिखा गया? जन्म के आधार पर। पहले जन्म के आधार पर था। बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को स्थापित किया समाज में। जब तथागत बुद्ध ने कर्म के सिद्धांत को समाज में स्थापित किया तो जब बाद में गीता लिखी गई तो गीता में ब्राह्मणों ने कृष्ण के मुंह से ये कहलवाया कि ये चातुर्वर्ण सिस्टम जो है इसका निर्माण हमने किया है और कर्म के आधार पर किया। मगर वो भी कर्म का आधार कब का है? बाबा रामदेव आज के कर्म की बात कर रहे हैं, मगर वो पिछले जन्म के कर्म के आधार पर। अगर बाबा रामदेव यादव के घर में पैदा हुए तो इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि उनका पिछले जन्म का कर्म ठीक नहीं था, नहीं तो ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाते। अगर अच्छा कर्म किए होते पिछले जन्म में तो ब्राह्मण के घर में पैदा हो जाते उस सिद्धांत के आधार पर। तो आज के सिद्धांत पर नहीं। अगर आज के सिद्धांत पर होता तो जो टीचर हो गया वो ब्राह्मण हो जाता, जो मिलिट्री में चला गया वो क्षत्रिय हो जाता, जो व्यापार करने लगा वो वैश्य हो जाता। ऐसा तो कुछ है नहीं। जो नौकरी में गया वो चाहे ब्राह्मण भी नौकरी में जाए तो सेवा कर रहा है तो शूद्र हो जाता। ऐसा हो जाता, मगर ऐसा है नहीं। ऐसा है नहीं। इसका मतलब ये है कि ये बाबा रामदेव, चूंकि अब आरएसएस के ब्राह्मण बोलते हैं तो ओबीसी के लोग ज्यादा सुनते नहीं, तो ये बाबा रामदेव को आगे कर करके लोगों का माइंड वॉश करने का
आरएसएस का प्लान है, चूंकि लोगों को वर्ण व्यवस्था समझ में आने लगी है कि वर्ण व्यवस्था में हमें कहाँ रखा गया, ये लोगों को समझ में आने लगी, इसलिए मूर्ख बनाने का कार्यक्रम। अब बाबा रामदेव ने कहा कि ओबीसी की ऐसी तैसी, तो अगर ओबीसी वाले कह दे तुम्हारे प्रोडक्ट की ऐसी तैसी, तो बाबा रामदेव का प्रोडक्ट चलेगा? बाबा रामदेव अपनी दुकान चलाने के लिए आरएसएस को खुश करना चाहते हैं, क्योंकि दुकान तो ठीक है नहीं। अगर सरकार नाराज हो जाए तो दुकान बंद हो सकती है 24 घंटे में। तो बाबा रामदेव जानते हैं कि अगर दुकान चलाना है तो आरएसएस की बोली बोलना पड़ेगा, तो इसलिए वो अपनी दुकान चलाने के लिए आरएसएस की बोली बोल रहे हैं, अंतर मन से नहीं बोल रहे हैं। जब मीडिया के द्वारा पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैंने ओबीसी नहीं ओवैसी कहा है, उन्होंने ओवैसी मुसलमानों पर हमला किया। हाँ, तो हमने ये कहा कई बार, उसके उसी दिन या दूसरे दिन लोगों ने मुझको पूछा, तो हमने ये कहा कि अगर ओबीसी वाले कह दे बाबा रामदेव के प्रोडक्ट की ऐसी तैसी, फिर बाबा रामदेव का प्रोडक्ट आरएसएस वाले कितना बेचेंगे? क्योंकि ओबीसी समाज बड़ा है। अगर ओबीसी समाज बड़ा है तो ओबीसी अगर बाबा रामदेव के प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दे, और एससी एसटी के लोग भी कर देंगे, चूंकि वो ऐसी बातों कर रहे हैं, तो देश का अगर 85% 90% समाज उनके प्रोडक्ट का बहिष्कार कर दे, तो आरएसएस वाले चला पाएंगे उनका प्रोडक्ट? चला नहीं पाएंगे। तो इसलिए बाबा रामदेव को बाद में समझ में आया होगा, तो मैनेज किया होगा उसको अपने। आप तमाम देश भर में घूमते रहते हैं, अलग अलग राज्यों में अपने संगठन का प्रचार प्रसार करने के लिए, और आपको जो समीकरण 2024 के लिए वो क्या दिख रहा है, और जिस तरह से पिछले कुछ महीनों में इलेक्शन हुए हैं और उनका जो रिजल्ट आया है, तो उसके बारे में आप कैसे देखते हैं? 2024 के इलेक्शन का जो आम लोगों में जो सवाल है, तो वो सवाल ये है कि उनकी किसी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा, और जो पहले भी पॉलिटिकल पार्टियां रही उन्होंने भी कोई बहुत ज़्यादा समाधान नहीं किया। लेकिन इस दौर में जो पिछले 8-9 साल में जिस प्रकार की चीज़ें डेवलप हुई, उससे लोग और भी बहुत ज़्यादा परेशानी महसूस कर रहे हैं, चाहे वो महंगाई का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, या लोगों के हक अधिकार का सवाल हो, या प्रशासनिक जो कार्य होते हैं उसमें किस प्रकार से लोगों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है उसका सवाल हो। तो लोग निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और लोग बदलाव चाहते हैं। लेकिन बदलाव के लिए उन्हें बेहतर विकल्प की तलाश है। अगर उन्हें बेहतर विकल्प मिलता है तो वो बदलाव करें। अब उसमें एक बड़ा फैक्टर ईवीएम का भी है कि लोग बदलाव कर दें, और ईवीएम में जो गड़बड़ी की बातें होती रहती है तो उसके माध्यम से भी चीज़ें बदलने का ये है, तो इसलिए वो भी एक बड़ा फैक्टर है। मगर लोगों का जो है, लोग बदलाव के मूड में है, लेकिन बदलाव के लिए वो बेहतर प्लेटफार्म की तलाश में है। तो अगर उनको 2024 इलेक्शन के पहले कोई ऐसा बेहतर प्लेटफार्म दिखाई देता है कि जो बदलाव कर सकता है, तो निश्चित रूप से 2024 के इलेक्शन के नतीजे बदलाव वाले होंगे। आपने ईवीएम की बात की। 31 जनवरी को भारत मुक्ति मोर्चा के द्वारा एक बड़ा इलेक्शन कमीशन के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है, जिनकी मांग है कि बैलेट पेपर के द्वारा चुनाव होना चाहिए। तो उस पर आप का संगठन जो है क्या समर्थन? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के द्वारा भारत मुक्ति मोर्चा का जो अभी चरणबद्ध आंदोलन चल रहा है, और आखिरी चरण 31 मई को इलेक्शन कमीशन पर महामोर्चा ले जाने का, 31 जनवरी को, तो उस पर हम लोग समर्थन में हैं, और हमारे कार्यकर्ता देश भर में लगे हुए हैं इस आंदोलन में, और वो बड़ी संख्या में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के कार्यकर्ता भी लोगों को लेकर उस आंदोलन में शामिल होने वाले हैं 31 जनवरी को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बातचीत करने के लिए। ये थे राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के नेशनल प्रेसिडेंट चौधरी विकास पटेल जी, जिन्होंने अपनी 2024 को लेकर राय रखी है कि किस तरह से जो ओबीसी की डिमांडें हैं वो पॉलिटिकल पार्टियों तक पहुंच करने वाले हैं, और किस तरह की डिमांड जो रहने वाली है। इस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं।